Assalamu alaikum. Welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing question number 9 from HRK Volume 1, Chapter number 1, 5th edition. So, question number 9 states that what criteria should be satisfied by a good clock? यानी कि आपके पास अगर कोई घड़ी है और सर्टेन क्राइटेरियाज हो जिनको उसके लिए सेटिस्फाई करना ज़रूरी है ताकि आप उसको कह सको कि हाँ भाई ये आपके पास एक अच्छी घड़ी है। तो वो क्राइटेरियाज क्या है वो आपने बताने हैं। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। So, a good clock, whether mechanical, electronic, atomic, or astronomical, should satisfy several key criteria to ensure its accuracy and reliability. ठीक है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, चाहे आपके पास किसी भी किस्म की घड़ी हो, चाहे वो आपके पास इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो आपके पास मैकेनिकल हो, एटॉमिक हो या एस्ट्रोनॉमिकल वॉच हो, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ क्राइटेरियाज जो है उनको सेटिस्फाई करे ताकि वो एक्यूरेसी उसकी इंश्योर की जा सके और उसकी रिलायबिलिटी को भी इंश्योर किया जा सके इन मेजरिंग टाइम। सो उनमें से कुछ आपके पास एसेंशियल क्राइटेरियाज नीचे मेंशन है और उन सबको आप वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपके पास है एक्यूरेसी। So a good clock should closely match the true definition of time unit it is measuring, for example seconds, minutes, hours. ठीक है, आपके पास जो एक अच्छी घड़ी होती है उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो आपके पास ट्रू डेफिनेशन ऑफ टाइम यूनिट को जो है ना मैच करे, क्लोजली मैच करे। यानी कि अगर आपके पास सेकंड्स को आप देख रहे हो तो आपके पास 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो आपकी जो वॉच है ना वो 1 मिनट में आपको 60 सेकंड्स ही दे, तो इट मीन्स दैट कि दैट इज एक्यूरेट। एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लॉक्स एबिलिटी टू प्रोवाइड अ टाइम रीडिंग दैट इज करेक्ट कंपेयर टू द स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, स्टैंडर्ड जो आपके पास टाइम मौजूद होता है उसके कंपैरिजन में अगर आपको एक्यूरेसी मिल रही है, यानी कि अब जैसे कि मैंने अभी आपसे ये कहा कि आपके पास 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, और अगर लेट्स से आपकी क्लॉक जो है वो 1 मिनट में आपको 50 सेकंड्स में आपको 1 मिनट पूरा करके दे रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि आपकी क्लॉक एक्यूरेट नहीं है, वो स्टैंडर्ड जो आपने टाइम का रखा हुआ है उसके साथ मैच नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी घड़ी जो है वो 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स में ही पूरा करती है, तो इट मीन्स दैट कि आपकी घड़ी क्या है, एक अच्छी घड़ी है, एक एक्यूरेट घड़ी है। ठीक है, atomic clocks, for instance, has exceptional accuracy, often drifting by less than a billionth of a सेकेंड पर डे। ठीक है ना, आपके पास क्या है कि जो अटोमिक क्लॉक्स है वो आपके पास बेस्ट एक्यूरेसी रखती है, एक्सेप्शनल एक्यूरेसी रखती है, यानी कि वो आपके पास एक दिन में जो है ना लेस देन अ बिलियन ऑफ अ सेकंड जो है ड्रिफ्ट कर सकती है। ठीक है ना, यानी कि उसकी ड्रिफ्टिंग फ्रॉम दी स्टैंडर्ड टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, जो नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है दैट इज प्रिसिजन। सो प्रिसिजन रेफर्स टू द क्लॉक्स एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली रिप्रोड्यूस द सेम टाइम इंटरवल रिगार्डलेस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस और ओवर रिपीटेड मेजरमेंट्स। ठीक है ना, तो प्रिसिजन में बेसिकली आपके पास क्या होता है, देखिए एक्यूरेसी में क्या था कि आपके पास अगर आपने एक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम रखा हुआ है कि लेट्स से आपको 1 मिनट में 60 सेकंड्स ही होने चाहिए, ठीक है, यानी कि 1 मिनट आपकी घड़ी जो है 60 सेकंड्स में ही पूरा करे, तो अगर वो हो रहा है तो इट मीन्स दैट कि आपकी घड़ी एक्यूरेट है। लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ कंसिस्टेंटली हो रही है, ठीक है, हमेशा आपके पास यही होता है कि वो स्टैंडर्ड जो है पूरा किया जा रहा होता है उस घड़ी की हेल्प से, तो इट मीन्स दैट कि वो आपके पास एक प्रिसाइज घड़ी है, यानी कि उसके ऊपर कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं है, या फिर आपके पास कोई और रिपीटेड मेजरमेंट्स हम ले रहे हैं तो उसकी वजह से कोई इफेक्ट आ रहा हो, नो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, वो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे रहा है। ठीक है, वही आपका 1 मिनट 60 सेकंड्स में ही पूरा हो रहा है, तो इट मीन्स दैट कि वो आपके पास प्रिसाइज होगी। सो एक्यूरेसी में क्या है कि आपको वही स्टैंडर्ड मिले जो आपने सेट किया हो, और प्रिसीजन में क्या है कि कंसिस्टेंटली आपको वही रिजल्ट मिले जो आपने अपने स्टैंडर्ड के साथ मैच करना हो। ठीक है ना, फिर आपके पास आ जाती है स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी मीन्स दैट a clock's timekeeping remains consistent over a long period. A stable clock does not experience significant drift or change in rate over time, meaning it remains reliable for continuous मेजरमेंट्स। ठीक है ना, तो अगेन आपके पास स्टेबिलिटी और प्रिसीजन जो है वो क्लोजली रिलेटेड है। अगर आपके पास एक घड़ी प्रिसाइज है तो इट मीन्स दैट कि वो स्टेबल भी है, यानी कि वो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, यहाँ पे प्रिसीजन में अगर आप देखें तो आपके पास लिखा हुआ है कि अ क्लॉक विद हाई प्रिसीजन विल प्रोवाइड द सेम टाइम इंटरवल्स consistently, which is essential for scientific measurements वेयर रिपीटेबिलिटी इज क्रिटिकल। ठीक है ना, तो प्रिसीजन में आपके लिए क्या होता है कि साइंटिफिक मेजरमेंट्स, अगर आपकी घड़ी प्रिसाइज है तो आपकी साइंटिफिक मेजरमेंट्स जो है वो ईजी हो जाती हैं। एंड इसी तरह स्टेबिलिटी में अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट फॉर एप्लीकेशंस लाइक जीपीएस और ऑटोमिक टाइम स्टैंडर्ड्स वेयर इवन स्लाइट चेंजेस ओवर टाइम को डिसरप्ट सिंक्रोनाइजेशन। तो आपके पास स्टेबिलिटी जो है वो ऐसे जीपीएस सिस्टम्स में और ऑटोमिक टाइम स्टैंडर्ड्स में जो है इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास थोड़ी सी भी जो है ना अनस्टेबल कंडीशंस जो है वो आपकी सिंक्रोनाइजेशन को ख़राब कर सकती है। ठीक है ना, सो स्टेबिलिटी एंड प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज फॉर अ क्लॉक टू बी अ गुड क्लॉक।
इसके अलावा यू शुड हैव रेजोल्यूशन। तो बेसिकली रेजोल्यूशन का क्या मतलब है कि आप स्मॉलर से स्मॉलर टाइम को जो है ना मेजर कर सको। जैसे एग्जांपल में आपको दिया हुआ है कि अगर आपके पास एक स्टॉप वॉच है जो कि हाई रेजोल्यूशन वाली है तो वो आपको मिली सेकेंड्स तक काउंट करके दे सकती है। लेकिन वहीं पर अगर आप एटॉमिक क्लॉक लेते हो तो आपको नैनो सेकेंड्स तक काउंट करके दे सकती है, विच इज वे स्मॉलर देन दी स्टॉप वॉच काउंटिंग। तो आपके पास किसकी रेजोल्यूशन बेटर हो गई है? आपके पास एटॉमिक क्लॉक की बेटर हो गई है। और स्टॉप वॉच जो हाई रेजोल्यूशन स्टॉप वॉच है आपकी और जो एटॉमिक क्लॉक है उनका अगर हम कंपैरिजन करें ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन, तो आपका जो एटॉमिक क्लॉक है वो बेस्ट क्लॉक है, गुड क्लॉक है, कंपेयर टू जो आपका स्टॉप वॉच है। ठीक है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा रिजॉल्व जो है मेजरमेंट दे रहा है, ज़्यादा स्मॉल मेजरमेंट दे रहा है। ठीक है ना, नैनो सेकेंड्स में आपको मेजरमेंट एटॉमिक क्लॉक्स दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है ड्यूरेबिलिटी एंड रोबस्टनेस। ठीक है, एक अच्छी क्लॉक की ये खासियत होती है कि अगर आपके पास किसी भी किस्म की इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, आपने टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर दिया है, ह्यूमिडिटी का कोई इफेक्ट आ रहा हो या प्रेशर चेंजेस हो रही हो, तो उसकी वजह से आपकी जो वॉच है वो इफेक्ट ना हो, तो इट मीन्स दैट कि आपकी जो वॉच है वो ड्यूरेबल है। ठीक है, आपके पास अगर आप देखें, आपके पास कुछ वॉचेस ऐसी होती है जिनको वाटर प्रूफ कहा जाता है। ठीक है ना, वो अगर आपसे पानी में भी गिर जाए तो स्टिल उसका जो टाइम है वो खराब नहीं होता, वो वॉच आपके पास स्टिल उसी टाइम पे चल रही होती है। ठीक है, लेकिन कुछ वॉचेस ऐसे होती है वो पानी में गिर जाए तो उनकी देखें कंडीशन चेंज हो गई ना। एक तो आपने पहले डिफरेंट मीडियम में वॉच रखी हुई थी, अब वो डिफरेंट मीडियम में चली गई तो उसकी कंडीशंस चेंज हो गई। तो क्या होता है, ऐसी वॉचेस जो होती हैं वो फिर आपके पास काम करना छोड़ देती हैं, तो इट मीन्स दैट कि वो आपके पास ड्यूरेबल नहीं है। ठीक है ना, तो उनकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फॉर द वॉचेस टू बी गुड वॉचेस। ठीक है, या फॉर द क्लॉक्स टू बी गुड क्लॉक्स। ठीक है ना। For instance, quartz and atomic clocks are designed to be robust against minor changes in conditions, making them reliable for practical uses in various settings. देखें, अब अगर आप लैब्स में काम कर रहे होते हैं, आपके पास केमिकल्स भी पड़े होते हैं, आपके पास आपका पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप पड़ा होता है। ठीक है ना, अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप कोई वॉच आपने रखी हुई अपने पास और उस पर लेट्स से केमिकल गिर गया और आप अपना टाइम जो है वो कैलकुलेट कर रहे थे उस टाइम पे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी वॉच ड्यूरेबल और रोबस्ट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको दोबारा से अपना सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, दोबारा से वो टाइम आपको मेजर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी वॉच ड्यूरेबल थी तो उस पर वो केमिकल्स कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, तो आपकी वॉच बिल्कुल ठीक रहेगी। ठीक है, वो ह्यूमिडिटी, जो टेम्परेचर था और जो भी था, जो सी भी चेंजेस आई थी उनकी वजह से आपकी जो घड़ी है, आपकी जो वॉच है, उसको कुछ नहीं होगा। आपके जो मेजरमेंट होंगे वो हो जाएंगे और आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। सो ड्यूरेबिलिटी और रोबस्टनेस जो है वो भी एक essential criteria है for a clock to be a good clock. Then we have universality. Okay, so यूनिवर्सलिटी में हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो हमारी क्लॉक होनी चाहिए वो आपके पास लोकल एनवायरनमेंट वेरिएशन से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी कि उसके ऊपर एनवायरमेंटल कंडीशंस का, एनवायरमेंटल वेरिएशंस का कोई इफेक्ट ना आए। इसके अलावा जो है आपके पास एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए ताकि उसकी एप्लीकेशंस और जो लोकेशंस हैं वो वाइड रेंज में हो और मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में उसकी जो यूज़ है वो की जा सके। ठीक है, जैसे कि आपके पास एटॉमिक क्लॉक्स हैं जो कि आपके पास एटॉमिक ट्रांजिशंस के ऊपर बेस्ड जो है आपको टाइम देती हैं। तो अब एटॉमिक ट्रांजिशंस जो है वो आप कहीं पे भी आप चले जाओ सेम रहती हैं। ठीक है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, अगर एटम ग्राउंड स्टेट में था तो वो एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो आपके पास वहाँ से वो फिर ग्राउंड स्टेट में आता है जब वो एनर्जी लॉस कर देता है। तो आपके पास क्या हो रहा है कि जो एटॉमिक ट्रांजिशन है वो थ्रू आउट द यूनिवर्स आपके पास सेम होती है। तो इसीलिए जो आपकी एटॉमिक क्लॉक्स है वो आपको वर्ल्ड वाइड एक्यूरेसी देती है, वर्ल्ड वाइड प्रिसिजन देती है, स्टेबिलिटी देती हैं। तो आपके पास ऐसी जो क्लॉक्स होती हैं वो फिर यूनिवर्सल हो जाती हैं एंड ये एक गुड क्लॉक की निशानी है या फिर यू कैन से क्राइटेरिया है फॉर अ गुड क्लॉक। फिर आपके पास है रीडेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। तो आपके पास क्या है कि द टाइम डिस्प्लेड शुड बी इजी टू रीड। ठीक है, उसको रीड करना भी आसान होना चाहिए और उसको यूज़ करना भी आसान होना चाहिए। जैसे कि आपकी डिजिटल क्लॉक्स हैं, ठीक है, उनको आप उनके लिए जो है ना, अब ऐसे जो लोग होते हैं जो कि आपके पास वो जो एनालॉग क्लॉक्स हैं उनको स्टडी नहीं कर पाते, उनसे टाइम नहीं निकाल पाते, मतलब उनको पता नहीं चलता कि इस पे क्या टाइम हो रहा है, तो उनके लिए फिर डिजिटल क्लॉक्स जो है वो यूज़फुल हो जाते हैं। ठीक है, वो उसको यूज़ कर पाते हैं, उनके लिए ईज़ी टू यूज़ होता है वो, उसमें टाइम उनको ईज़िली पता है क्योंकि वो डिजिट्स की फॉर्म में लिखा होता है। तो आपके लिए अगर 12 बज रहे तो 12 लिखा होता है, 11 बज रहे तो 11 लिखा होता है। ठीक है, इसी तरह उनको रीड करना भी आसान होता है। तो आपके पास रीडेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी भी होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है सिंक्रोनाइजेशन कैपेबिलिटी। तो इट मीन्स दैट कि आपकी जो एक अच्छी क्लॉक होती है उसके लिए सिंक्रोनाइज करना ज़रूरी है विद अदर क्लॉक्स इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जीपीएस सैटेलाइट्स की एग्जांपल ले सकते हो, वो आपके पास उधर स्पेस में होती हैं और उनकी हेल्प से आप जो है ना ग्लोबल टाइम कीपिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो आपके एटॉमिक क्लॉक्स है और जो नेटवर्क
सिंक्रोनाइज क्लॉक्स हैं, ये भी आपके लिए ऑफन डिज़ाइन किए जाते हैं सिंक्रोनाइजेशन फीचर्स के लिए, ताकि एक सेंट्रल टाइम स्टैंडर्ड रखा जा सके। ठीक है, एक ऐसा टाइम हो जो कि ग्लोबली जो है आपके पास एज अ स्टैंडर्ड काम करे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास लो ड्रिफ्ट रेट है कि आपके पास जो ग्रेजुअल आपके पास लॉस या गेन ऑफ टाइम होता है वो आपके पास एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए हो। ठीक है, यानी कि जो लॉस इन टाइम है या फिर आपके पास गेन इन टाइम आ रहा है वो फ्रीक्वेंट ना हो। ठीक है ना, वो एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए हो, यानी कि जल्दी जल्दी ना हो। ठीक है, so the clock has a minimal drift rate so that it remains accurate over time without frequent adjustments. For example, we have atomic clocks have incredibly low drift rates, losing only about 1 second every millions of years. ठीक है, तो समरी में हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए एक अच्छी क्लॉक की जो क्राइटेरियाज हैं उनमें यही आता है कि वो रिलायबल होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, वो ड्यूरेबल हो, स्टेबल हो। ठीक है, इसके अलावा उनकी ड्रिफ्टिंग रेट जो है वो भी लो हो और वो सिंक्रोनाइजेशन की कैपेबिलिटी रखते हों। So this was it for question number 9. I hope your concepts are clear now. See you next time with question number 10 of chapter number 1 HRK volume 1 fifth edition. And if you liked the video, please drop a like and do subscribe to the channel. Till then, take care, Allah Hafiz, and thanks for watching.